Now the next topic of unit solution is वेपर प्रेशर। इसमें हमको 2-3 टॉपिक पढ़ना है जिसको हम कोशिश करेंगे 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करने की। आज राउल्ट्स लॉ वगैरह कंप्लीट कर लेंगे हम वेपर प्रेशर में इंक्लूडिंग, और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो, ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर की डेफिनेशन तो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर रिलेट करता है एवेपोरेशन से। किसी भी लिक्विड का एवेपोरेट होने का मतलब क्या होगा, किससे रिलेट करता है वेपर प्रेशर? एवेपोरेशन से। एवेपोरेट होने से मतलब क्या होता है? किसी भी लिक्विड का अपने गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होना। अब अगर मान लो हमने एक ओपन कंटेनर लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने एक सोल्यूशन लिया, सॉरी अभी फ़िलहाल सोल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट लिया, कोई भी एक प्योर लिक्विड लिया। अब याद होगा 11th में अपन ने पढ़े थे सरफेस टेंशन वाली एक टॉपिक, यूनिट 5th थी अपनी, वो भी अपनी स्टेट ऑफ मैटर थी, लिक्विड एंड गैशियस, सॉरी गैसेस एंड सॉलिड वाली। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी सॉल्वेंट रहेगा या सोल्यूशन रहेगा, इसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है तो किसी भी लिक्विड के 2 पार्ट, अगर कोई लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर है तो उसके 2 पार्ट होंगे। एक होगा, ये होगा उसके सरफेस मॉलिक्यूल्स, ये क्या कहलाएंगे? इसके सरफेस मॉलिक्यूल जो अपर लेयर में होंगे, और ये जो मिड में जो होंगे, यहाँ जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, दीज आर कॉल्ड बल्क मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से 2 स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे? जो ऊपर अपर सरफेस में रहेंगे दीज आर सरफेस मॉलिक्यूल्स, और जो अंदर रहेंगे वो बल्क मॉलिक्यूल्स। अब जो एवेपोरेशन की प्रोसेस होती है वो कंडक्ट करते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स, सॉरी वो कंडक्ट करते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, ना कि बल्क मॉलिक्यूल्स। इसके 2 बेसिक रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ दैट लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब याद करिए, इसको अपन ने 11th में देखा था। अब देखो, अगर हम इसको देखें, इनर मॉलिक्यूल मतलब बल्क मॉलिक्यूल को, ये अपने आसपास से सराउंडिंग में क्या है, अपने जैसे ही मॉलिक्यूल से कवर्ड है, तो इसको यहाँ पर भी फोर्स जनरेट होगा, यहाँ पर भी, मतलब उसके सराउंडिंग के चारों तरफ जितने मॉलिक्यूल्स हैं सब उसको क्या करेंगे? फोर्स जनरेट करेंगे। बट जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है उसके आइट साइड के मॉलिक्यूल्स फोर्स जनरेट करेंगे, लोअर साइड में मॉलिक्यूल्स फोर्स जनरेट करेंगे, बट अपर साइड में क्या है? क्या कोई मॉलिक्यूल्स हैं? जब मॉलिक्यूल्स नहीं तो वहाँ कोई फोर्स जनरेट नहीं होगा। मतलब अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, बल्क मॉलिक्यूल्स और सरफेस मॉलिक्यूल्स, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और बल्क मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये ज़्यादा अट्रैक्शन अपने मॉलिक्यूल्स से क्या होंगे? ऑक्यूपाई होंगे। तो ये ईजिली एस्केप करने की कोशिश करेंगे। एंड सेकेंड मेन रीज़न इज़ मोर काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों जो हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं वो किसकी हैं? सरफेस मॉलिक्यूल्स की। मोर काइनेटिक एनर्जी। अब मोर काइनेटिक एनर्जी कैसे? मॉलिक्यूल्स तो सेम हैं, बट ये ऊपर की तरफ कैसे चले गए? क्यों? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो ये मूव करके कहाँ चले गए? अपर सरफेस में। अब जैसे ही इसको क्या किया जाएगा, यहाँ से हीट अप करेंगे। हीट करने से क्या होगा? ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोर काइनेटिक एनर्जी, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना एरिया से एस्केप करके वेपर्स में कन्वर्ट होके क्या होंगे? बाहर रिमूव होना स्टार्ट होंगे। और क्योंकि कंटेनर ओपन है, ओपन कंटेनर की वजह से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? यहाँ बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से हमें आउटपुट के फॉर्म में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स तो बाहर एस्केप कर गए। अब मान लीजिए हम इसी कंटेनर को कर देते हैं क्लोज, सेम कंटेनर, एंड वी क्लोज्ड इट। अब क्या होगा बताइए? यहाँ से फिर वही अपर मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे और ऊपर की तरफ में मूव करेंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? जब ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं और ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन।
और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो कंटेनर क्लोज रहेगा और अपर सरफेस का जो टेम्परेचर रहेगा वो इस सरफेस से क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ टेम्परेचर कम रहेगा ऊपर तरफ में। तो जैसे ही आप से स्ट्राइक करेंगे तो वापस वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे अपनी लिक्विड फेज पे और वापस यहाँ आ गए। तो काय में वेपर फेज से फिर से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा इसका, ये कहलाएगा इसका कंडेंसेशन। ठीक है, मतलब जब ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किस में, अपने वेपर फेज में, दैट इज कॉल्ड evaporation. And when vapors converts its phase to liquid, that is called condensation. एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों ही प्रोसेस, कौन सी, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होंगी वो इक्वल हो जाएंगे। मतलब जितना लिक्विड एवेपोरेट होकर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और जितना वेपर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में कंडेंस होकर इक्वल उनकी वैल्यू हो जाएगी, रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाएगी। दिस स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। और इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये जो वेपर्स के जो पार्टिकल्स हैं अपनी इस वेसल या कंटेनर की वॉल्स पर स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक कर कर जो वो फोर्स जनरेट करेंगे, दैट फोर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव लिक्विड सरफेस इज वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अगर हम एक्जैक्टली वेपर प्रेशर की डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव liquid surface is vapor pressure at equilibrium. Now we discuss about vapor pressure of solution. अभी जो कुछ था वो किसके लिए था, प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब हम किसके लिए डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के लिए। तो देखिए इसी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जब हम देखेंगे तो इसी में हमारा क्या आ जाएगा, राउल्ट्स लॉ। क्या आ जाएगा, राउल्ट्स लॉ। तो क्या होगा, देखिए हमने एक कंटेनर लिया, जिसमें हमारा कोई कंपोनेंट है, प्योर कंपोनेंट फर्स्ट, तो इसको ले लिया हमने प्योर कंपोनेंट ए, और दूसरी तरफ लिया हमने अपना एक प्योर कंपोनेंट बी। जब ये प्योर कंपोनेंट ए अपना वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, क्योंकि प्योर कंडीशन में है, तो ये कहलाएगा पी नॉट ऑफ ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए या पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। और जब ये प्योर बी अपना प्रेशर जनरेट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, पी नॉट ऑफ बी। अब एक चीज़ याद रखिए, नॉट का क्राइटेरिया जब भी हम प्योर कंपोनेंट के लिए लेंगे तो हम नॉट यूज़ करते हैं, और जब भी हम सोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सिंपल पी से। अब हमने इस सोल्यूशन को क्या कर दिया, एक दूसरे कंटेनर में दोनों के दोनों प्योर सब्सटेंस को मिला दिया। जैसे हम इसमें इसको मिलाएंगे ए प्लस बी, ये बन गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे प्योर ए और प्योर बी नहीं बचा। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बिल्कुल क्या हो, कंसंट्रेशन इक्वल रहे हर जगह पर, हम कहीं से भी उठाएं। तो यहाँ इसकी लेयर में क्या होगा, एक कंपोनेंट ए का, कंपोनेंट ए, देन बी, फिर कंपोनेंट ए, फिर बी, कंपोनेंट बी, ए, बी, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होगा, तभी तो वो इक्वल टाइप का हमारा कंसंट्रेशन फॉर्म होगा। अब यहाँ पर जो प्योरली यहाँ पे जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट हो रहा था वैसा यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए के मॉलिक्यूल्स अपना अलग वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे और बी के मॉलिक्यूल्स अपना अलग वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे।
तो जब सोल्यूशन की कंडीशन आ जाएगी तब हम इसके अंदर ए के मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उसको किसके थ्रू डिनोट करेंगे, पी ए के थ्रू, और बी में जो प्रेशर जनरेट होगा, बी के थ्रू जो प्रेशर जनरेट होगा उसको किसके थ्रू डिनोट करेंगे, पी बी के थ्रू। तो इसी से जो राउल्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, और जो राउल्ट्स लॉ था वो कुछ इस तरीके से था। In a solution, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to mole fraction of that component, mole fraction of that component। क्या है राउल्ट्स लॉ? In a solution, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to mole fraction of that component। कोई भी अगर सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स थे उनका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब जैसे कि हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, यहाँ हम सोल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं। तो सोल्यूशन के लिए इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पी ए, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसी का जो मोल फ्रैक्शन होगा किसका, एक्स ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्स बी के। अब जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो उसकी जगह क्या आ जाता है, हमारा एक कांस्टेंट। हमने यहाँ ले लिया कांस्टेंट के, और ये हो गया एक्स ए। ऐसे ही हम यहाँ लेंगे पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स बी। अब हमको यहाँ पे क्या लेना है, के की वैल्यू निकालना है। अब जब हम के की वैल्यू निकाल रहे हैं तो चलिए के की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर दैट we have only pure substance A, we have only pure substance A। जहाँ पर सिर्फ प्योर सब्सटेंस A है तो क्या होगा हमारे पास में, एक्स ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, और एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू क्या होता है, 1। और जब हमारे पास सिर्फ प्योर ए है, अभी बी की बात ही नहीं कर, सिर्फ प्योर ए है, तो क्या हो जाएगा, एक्स ए इक्वल्स टू 1 और एक्स बी इक्वल्स टू 0। तो और जब प्योर कंपोनेंट ले रहे तो प्योर कंपोनेंट में हम नॉट यूज़ करते हैं, तो पी नॉट ऑफ ए इक्वल्स टू के इंटू 1। तो पी नॉट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, के। तो हम के की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं इक्वेशन में। तो पी ए इक्वल्स टू क्या आएगा, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए। और इसी तरीके से पी बी क्या ले सकते हैं, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी। इसी चीज़ को अगर हम आगे और कैरी करें तो पी ए इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, पी नॉट ऑफ ए एक्स ए, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बी एक्स बी। तो हम अगर 11 का थोड़ा सा याद करें, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होता है, पी टोटल इक्वल्स टू, जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर्स के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी के वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी एक्स बी। अब हम देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्स ए या एक्स बी किसी भी एक की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, देखो याद होगा आपको, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू क्या आता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम अगर एक्स ए की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा,
1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स ए। इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू को पुट करो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। मान लो हम एक्स ए की वैल्यू को पुट करते हैं। अगर हम एक्स ए की वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में पी नॉट ऑफ ए, और एक्स ए की जगह क्या जाएगा हमारे पास में 1 माइनस एक्स बी, और दूसरा तो है ही क्या है पी नॉट ऑफ बी एक्स बी। अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आ जाएगा पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए एक्स बी और प्लस पी नॉट ऑफ बी एक्स बी। ठीक है, अब इन दोनों में हमारे पास में इन दोनों में बस क्या कॉमन बचा है यहाँ पे एक्स बी को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पी नॉट ऑफ ए इन ब्रैकेट लिख लो इसको, प्लस को साइन को बाहर निकाल लेंगे अगर हम, तो इन दोनों में से हमारे पास में और एक्स बी निकल जाएगा हमारा, है ना। एक्स बी बाहर निकल गया तो क्या बचेगा अंदर हमारे पास में पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ ए। ठीक है, अब ये हमारी एक वैल्यू आ गई। अब यहीं पर अगर हम वैल्यू रख देते एक्स बी की, तो ये इसकी जगह पे क्या आ जाता हमारे पास में पी नॉट ऑफ बी प्लस यहाँ पे आ जाता पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ बी, और यहाँ आ जाता हमारा एक्स ए। इसका मतलब अगर हमें किसी भी एक सब्सटेंस का क्या पता हो मोल फ्रैक्शन, और दोनों ही क्या पता हो हमें प्योर कंडीशन में पार्शियल वेपर प्रेशर्स, तो फिर हम पी टोटल की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमें अभी आगे यूज़ होंगी।